हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हम मौलिक अधिकार का टॉपिक लेके चल रहे थे और उस मौलिक अधिकार के टॉपिक के अंतर्गत अपनी जो पहली क्लास थी उसमें अपने उसके सामान्य परिचय और आर्टिकल जो 12 और आर्टिकल जो 13 था उस पर अपने विस्तार से चर्चा की है। आज की जो ये क्लास है, इस क्लास के अंतर्गत अपन मौलिक अधिकार की क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं और अपन शुरू करते हैं समानता का मौलिक अधिकार। और ये जो समानता का मौलिक अधिकार है वो संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के 18, बिल्कुल सामान्य सी तो बात है। तो आज की क्लास में हम समानता के मौलिक अधिकारों पर चर्चा करेंगे। जो अनुच्छेद 12 और जो अनुच्छेद 13 था उसके अंतर्गत अपने पढ़ा था कि अनुच्छेद जो 12 ये कह रहा था कि राज्य क्या होगा। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा दे रहा था, जिसके अंतर्गत के भारत की जो सरकार है, संसद है, राज्य की सरकारें हैं, विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकरण है, इस पर अपने चर्चा की थी। और जो अनुच्छेद 13 था, अनुच्छेद 13 पर अपने बात की थी कि मूल अधिकारों से असंगत और उसका अल्पीकरण करने वाली जो भी विधियां है, वो शायद वो संविधान के पूर्व की विधियां हो या संविधान के बाद की विधियां, उन पर अपन चर्चा की थी। और विधि शब्द क्या होता है उसको भी अनुच्छेद 13 परिभाषित कर रहा है। ये जो बातें थी उन पर अपने पिछली क्लास में चर्चा की थी। आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, समानता का मौलिक अधिकार। अब समानता का मौलिक जो अधिकार है ये इस 5 अनुच्छेद इसके अनुच्छेद एक एक करके अपन देखते हैं। अनुच्छेद 14, प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अनुच्छेद 14 है इसमें 2 बातें पहले। अनुच्छेद जो 14 है ये कह रहा है कि राज्य है वो राज्य के क्षेत्र, भारत राज्य क्षेत्र के अधीन किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये बात है, यानी भारत के राज्य क्षेत्र के अधीन राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधि के समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है और व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब यहाँ भारत के नागरिक भी आएंगे और विदेशी भी आएंगे, यानी व्यक्ति नागरिक और गैर नागरिक दोनों इसमें शामिल है। तो इसमें 2 बात है। एक तो बात है कि राज्य किससे वंचित नहीं करेगा, एक तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, और दूसरी बात इसमें जो की गई है वो है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, यानी राज्य व्यक्तियों को इन दोनों से वंचित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 14 कह रहा है। यानी विधि के समक्ष समानता, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, दोनों को अपन एक एक करके देखते हैं। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ? ये जो विधि के समक्ष जो समानता है, ये जो अवधारणा है ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई, यानी ब्रिटेन से। विधि के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से ली गई है। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब हुआ कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान है, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, कानून है वो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा और किसी भी, जैसे व्यक्ति की जो पद हैसियत कितनी भी बड़ी हो, लेकिन किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिए जाएंगे, कानून की दृष्टि से सभी समान है। और यदि कानून का उल्लंघन कोई भी करे, भले सामान्य नागरिक हो या फिर राष्ट्रपति हो, कानून का उल्लंघन करने वालों को सजा मिलेगी, कानून में जैसा प्रावधान है वैसा। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि कानून की दृष्टि से सभी नागरिक समान है, सभी व्यक्ति, यहाँ के व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया है, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान है, कानून है वो व्यक्तियों के साथ में भेदभाव नहीं करेगा, कानून में किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ विधि के समक्ष समानता बोला कानून की दृष्टि से सभी समान, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, और न ही
किसी भी प्रकार कोई विशेष अधिकार, विशेष अधिकार नहीं, ये भी बातें। और उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी सभी को, चाहे व्यक्ति उच्च पद का हो या किसी भी हैसियत का हो, कानून की दृष्टि से सभी समान है। ये राज्य को ये निर्देशित करता है। और ये जो है ये एक नकारात्मक धारणा है, नकारात्मक धारणा। ये सब नहीं करने को कह रहा है, यानी राज्य ये नहीं करेगा, राज्य ये नहीं करेगा, कानून की दृष्टि से सभी व्यक्तियों के साथ में, यानी कानून है वो सभी के साथ में समान व्यवहार करेगा। ये बात हो रही है विधि के समक्ष समानता। इसमें दूसरी बात की गई है विधियों का समान संरक्षण, यानी राज्य है व्यक्तियों को विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये जो विधियों का जो समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये यूएसए के से प्रभावित है, अमेरिका से। और विधियों का समान संरक्षण मतलब वह कानून है, कानून तक सभी व्यक्तियों की पहुंच होगी, यानी कानून है वो सभी व्यक्तियों की पहुंच में होगा। तो एक चीज़ तो ये है, कानून है, कानून तक सभी की पहुंच, सभी की पहुंच, ठीक है। कानून सबका समान रूप से संरक्षण करेगा, समान संरक्षण, समान संरक्षण। ये जो विधियों का जो समान संरक्षण है, ये कराया कि राज्य है वो समान परिस्थितियों में समान कानून लागू करेगा, एक ही जैसी परिस्थितियों में एक ही जैसे कानून को लागू करेगा। अलग अलग परिस्थितियां हैं तो उसके लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि अपन बात करें किसी रेगिस्तानी क्षेत्र की बात करें या पहाड़ी क्षेत्र की बात करें, ठीक है, या पठारी क्षेत्र की, हर क्षेत्र की जो परिस्थितियां वो अलग अलग होती है। तो ये जो विधियों का जो समान संरक्षण है वो कराया कि समान व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो, या समान परिस्थितियों में समान कानून, समान परिस्थितियों में समान कानून की अनुमति देता है, समान परिस्थितियों में समान परिस्थितियों में समान कानून, समान कानून। और ये है राज्य को तर्कसंगत भेदभाव की अनुमति देते हैं। भेदभाव किया जा सकता है, भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। और भेदभाव का कोई भी तर्कसंगत आधार होना चाहिए, संगत आधार। कहने का मतलब है यहाँ पर यदि भेदभाव किया जा रहा है तो भेदभाव का तर्कसंगत आधार होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, ये जो धारणा है ये सकारात्मक अवधारणा है। तो ये अनुच्छेद हो गया 14। अब ये अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में ये बात की गई व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी राज्य है वो व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ व्यक्ति का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर नागरिक और गैर नागरिक शब्द दोनों आ रहे हैं, नागरिक, गैर नागरिक। और एक और बात देंगे, ये कानूनी व्यक्ति भी इसमें, कानूनी या विधिक, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ व्यक्ति शब्द में तीन बातें होगी, व्यक्ति शब्द में नागरिक भी आते हैं, व्यक्ति में गैर नागरिक भी आते हैं, और इसके साथ साथ में ये जो व्यक्ति शब्द है, इस व्यक्ति शब्द में विधिक व्यक्ति भी आता है, यानी कोई भी संस्था है, ठीक है, वो संस्था भी व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद शब्द ये हुआ कि अनुच्छेद शब्द ये कराया कि विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण से राज्य वंचित नहीं करेगा। और यहाँ व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, इसका मतलब ये व्यक्तियों को भी प्राप्त है, गैर व्यक्तियों को प्राप्त है, और विधिक व्यक्ति को भी प्राप्त है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, ये जो अनुच्छेद 15 है, इस अनुच्छेद 15 के 6 खंड है, यानी 6 क्लॉज, इसको एक एक करके देखते हैं। अनुच्छेद 15 ये क्या कह रहा है? अनुच्छेद ये 15 ये कह रहा है, राज्य को ये कह रहा है कि राज्य के द्वारा जो भी राज्य व्यक्ति के साथ में, नागरिक के साथ में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, ये है इसका जो क्लॉज 1 है वो ये करा है 15 का। एक एक करके यदि अपन लिखें
15 का क्लॉज 1 राज्य नागरिकों के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें एक नई चीज़ है। अनुच्छेद जो 14 अपने पढ़ा था उसमें व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया, और ये जो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 है इसमें जो शब्द प्रयोग किया गया वो नागरिक है। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। तो अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 1 है वो ये कराया कि राज्य हो नागरिकों के साथ में इन केवल शब्द का प्रयोग किया है। ये जो 5 आधार है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार है। इन 5 आधारों, केवल और केवल इन 5 आधारों के आधार, इसका मतलब केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी इन 5 आधारों के अलावा भेदभाव किया जा सकता है, ये बात ध्यान रखना है। और एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखनी है, ये नागरिकों के लिए है, नागरिक है सिर्फ, ये जो है भारत के नागरिकों के लिए, तो ये ध्यान रखना है। आधार सिर्फ 5 है, धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर, और केवल शब्द का प्रयोग किया गया। केवल शब्द का प्रयोग का मतलब ये था इन 5 आधारों को छोड़ करके अन्य आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। तो ये राज्य के लिए, किसके लिए है? राज्य के लिए। अब देखो अपन आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद जो 15 है, अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 2, अनुच्छेद 15 का जो खंड 2 है वो ये करा है कि नागरिकों के साथ ये वापस धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर अब इसमें यह कहा गया इनमें से किसी भी आधार पर जो भी नागरिक है उन नागरिकों को दुकानों, भोजनालयों, होटलों, मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश, ये जो सार्वजनिक है, ठीक है ना, दुकान, भोजनालय, होटल, मनोरंजन के स्थलों में प्रवेश में रोक नहीं होगी। यानी ये जो अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 2 है वो नागरिक और राज्य दोनों के लिए, नागरिक और राज्य दोनों हैं, वो नागरिकों को दुकानों, भोजनालयों, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश में रोक नहीं, यानी इसमें निषेध नहीं किया जाएगा। और उसके साथ साथ में ये जो अनुच्छेद 15 इसका क्लॉज 2 का ये क है, और ख में ये बात कर रखी है राज्य निधि से पोषित पूर्णतः या भागतः, यानी या तो फिर राज्य के पैसे से पूर्ण रूप से संचालित या फिर उसके किसी अंश के रूप में संचालित कोई भी कुएं हैं, तालाब है, स्नान घाट है, सड़कें हैं, सार्वजनिक समागम के कोई स्थान है, उन स्थानों में प्रवेश से नागरिकों को नहीं रोका जाएगा। कहने का मतलब ये है कि राज्य निधि से पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः, यानी पूर्ण रूप से या उसके अंश के रूप में भागतः, राज्य निधि से पूर्णतः या भागतः पोषित कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें,
सार्वजनिक स्थल के उपयोग पर रोक नहीं। तो अनुच्छेद जो 15 का जो क्लोज 2 है, ये प्रायः थोड़ा बड़ा है। इसमें आपको एक तो ये देखना है कि ये इसके आधार पर राज्य किसी भी आधार पर दुकानें, भोजनालयों, मनोरंजन स्थल पर प्रवेश से रोक नहीं लेगा। और उसके साथ में राज्य नीति से पोषित पूर्णतः बाधित कोई भी कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कें या सार्वजनिक कोई भी स्थल है, उन स्थलों के प्रयोग से नागरिकों को नहीं रोका जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 15 का क्लोज 2। अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 3 है, ये थोड़ा शॉर्ट ही है। अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 3 है वो राज्यों को ये छूट देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। बस इतना सही है। अनुच्छेद 15 महिलाओं व बच्चों के लिए विशेष प्रावधान में छूट, यानी अनुच्छेद 15 का क्लॉज 3 राज्यों को ये छूट देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 15(3). अब देखो, इसको देखना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे देखते हैं। अनुच्छेद जो 15 है उसके क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 पर अपन चर्चा कर रहे हैं। अब देखो, अनुच्छेद ये जो 3 क्लॉज थे ये मूल रूप से थे। अब अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 4 और 5 और 6 थे ये बाद में जुड़ के थे। ये देखो, अनुच्छेद जो 15 है इसका जो क्लॉज 4 है इसको पहले अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। अनुच्छेद जो 15 का जो क्लॉज 5 है इसको जोड़ा गया था, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, पता नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। अनुच्छेद 15 क्लॉज 4 जोड़ा गया था पहले संविधान संशोधन 1951, ये बात। दूसरा जो अनुच्छेद 15 है उस अनुच्छेद का 15 का जो खंड या क्लॉज 5 है ये 93वें संविधान संशोधन 2005, कहीं कहीं पर आपको 6 भी लिखे हुए मिलेंगे। और अनुच्छेद जो 15 है इसका क्लॉज जो 6 है ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। ये ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। ये चीज़ हो गई, क्लियर हो गया। कौन से क्लॉज कब कब जोड़े गए थे ये शॉर्ट में आपको याद करने का तरीका। अब देखो, अपन देखते हैं अनुच्छेद जो 15 है इसका क्लॉज 4। पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज या जो खंड 4 है इसको जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 4 था इसके पीछे की जो कहानी है, अनुच्छेद 15 से इसको जोड़ने की जो कहानी, मद्रास जो भी राज्य था उस मद्रास राज्य में मेडिकल कॉलेजों में या जो शिक्षण संस्थानों में जो आरक्षण की दिया गया था उस आरक्षण को कोर्ट में चैलेंज किया गया, ठीक है। और उस चैलेंज के बाद में कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित किया। तो इस मद्रास राज्य और चंपाकम दोराईजन का जो केस था, इस केस के माध्यम से जो भी न्यायालय ने निर्णय दिया उस निर्णय को अप्रभावी करने के लिए पहल संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 4 जोड़ा गया। यानी मद्रास राज्य में जो भी मेडिकल कॉलेज में जो आरक्षण की जो बात थी उसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। और ये जो केस था वो चंपकम दोराईजन बनाम मद्रास राज्य 1951, इसके माध्यम से इसको चैलेंज किया गया और उसको कोर्ट ने असंवैधानिक कह दिया। इस कोर्ट के निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया। इसमें यह था कि राज्य जो भी है सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग उसके साथ साथ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए, ये बात है। अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 4 है वो ये कह रहा है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े जो भी लोग हैं वो लोग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के जो भी है उनके लिए राज्य है वो विशेष प्रावधान कर सकता है। और ये अनुच्छेद जोड़ा गया था
पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। तो ये शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद जो 15 है उसका क्लॉज 4 है, वो शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के बारे में बात करता है। ये हो गया। अब देखो अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 5 है ये क्या कह रहा है। ये जो था इसमें मैंने बात कर ली संपकम दोहराई जन बनाम मद्रास राज्य 1951, उस मामले को निष्प्रभावी करने के लिए ये जोड़ा गया था। अब देखो अनुच्छेद जो 15 का जो क्लॉज 5 है या इसका खंड 5 है, ये भी ये बात कर रहा है। इसको अपने जोड़ा था 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा। अब इसमें ये बात की जा रही है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ जो है वो उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात की जा रही है। ये जो है सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है, ये दोनों आरक्षण की बात कर रहे हैं 4 और 5। ये सामान्य शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात कर रहा है। ये अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। और वो आरक्षण है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए। तो ये देखो ये सेम बात है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्गों के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, जैसे IIT है, IIM है, तो इन उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात करता है। जैसे IIT है, IIM है, इन शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की बात अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5 कह रहा है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 6 है, इसके भी 2 खंड है। अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 के A और B। तो अनुच्छेद जो 15 का क्लॉज 6 है, ये प्यारे विद्यार्थियों जोड़ा गया था 103वां संविधान संशोधन 2019। और ये अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 है, ये आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करता है। ये हाल ही में जोड़ा गया है 2019। अब आर्थिक रूप से इसका जो क्लॉज 6 है, इस क्लॉज 6 का जो भी है, इसका जो खंड 1 है अनुच्छेद 15(6)(a), उसमें वो बात कर रहा है कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 का क्लॉज 5, यानी अनुच्छेद 15 के 4 और अनुच्छेद 15 के 5 में जो उल्लेखित वर्ग है, इन उल्लेखित वर्गों को छोड़ करके, थोड़ा आपको हार्ड लग रहा होगा, अनुच्छेद 15 में ये बात की जा रही है सामान्य शिक्षण संस्थानों में इन वर्गों को आरक्षण, अनुच्छेद 15(5) में उस शिक्षण संस्थान इन वर्गों के आरक्षण कर रहा है। लेकिन जो अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 6 है वो इस आरक्षण की बात नहीं कर रहा है। वो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 15 का क्लॉज 4 और अनुच्छेद 15 का जो क्लॉज 5 है, उन दोनों क्लॉज में जिन वर्गों को आरक्षण की बात की गई है, उन वर्गों को छोड़ करके बाकी जो भी है आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्ग है, आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की गई है। तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 4 और 5 में उल्लेखित वर्गों को छोड़ करके, उल्लेखित वर्गों को छोड़ करके आर्थिक आधार पर को छोड़ करके आर्थिक रूप से ये बात कर रहा है अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और उसका उपखंड A। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 है, इसमें भी 6 खंड है। अनुच्छेद 15 में भी 6 खंड, अनुच्छेद 16 में भी 6 खंड। इस अनुच्छेद 15 और 16 को दोनों को देखेंगे बाद में। तो अनुच्छेद 16 है, इस अनुच्छेद 16 में क्या बात की गई है? पहली बात ये, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में, ठीक है। अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब इस लोक नियोजन अवसर की समानता में राज्य के अधीन जो भी पद है, जो उसमें यह अवसर है रोजगार या फिर नियुक्ति, रोजगार या
नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये जो है लोक नियोजन में अवसर की समाधान, राज्य के अधीन जो भी रोजगार है, ठीक है, उनमें या जो भी नियुक्तियां हैं उनमें समान अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, नागरिकों के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 1 है, अनुच्छेद जो 16 का क्लॉज 2 है वो इस पहले का ही विस्तारित रूप है ये, और इसमें वो ये करा है कि अनुच्छेद 16 का क्लॉज 2 ये करा है कि राज्य है जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अब देखो अनुच्छेद जो 15 था उसमें अपने 5 आधार दिए थे, तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में जो आधार है उसमें आपके ये ये जो आधार थे ये तो सेम ही थे। अब ये जो 2 है ये नए हैं, यानी 5 आधार तो वो थे ही और ये हो गए, टोटल कितने हो गए 7 आधार पर। तो अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर मनाही थी कि राज्य इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन जो अनुच्छेद 16 है उस अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 2 है वो ये करा है कि ये 5 आधार जो अनुच्छेद 15 में थे वो तो है ही, उसके साथ साथ में ये उद्भव और निवास, तो ये ध्यान रखना है कौन से 2 नए आधार जुड़ गए, तो उद्भव और निवास के, यानी इन आधारों पर राज्य किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अनुच्छेद 16 1 और ये 2 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये इसका विस्तारित रूप है 16 1 ये कराया कि लोक नियोजन में अवसर है, रोजगार और नियुक्ति में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और ये कराया इसके आधार बता रहा है कि किन आधारों पर भेदभाव नहीं किए जाएंगे। तो ये 7 जो आधार है इन आधारों पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, मतलब इसके सिवाय भेदभाव किया जा सकता है। ये जो अनुच्छेद 16 है ये भी सिर्फ नागरिकों के लिए, क्योंकि अनुच्छेद 15 16 19 29 और 30 ये सिर्फ नागरिकों के लिए। अब देखो आगे बढ़ते हैं, खंड 3 यानी अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 ये कराया कि निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है। संसद को ये अधिकार दिया गया है कि निवास के आधार पर वो किसी भी राज्य के क्षेत्र में, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र जो भी है उसमें निवास के आधार पर विशेष उपबंध कर सकती है। कहने का मतलब है सामान्य सी बात अपन देखें तो अनुच्छेद जो 16 का जो क्लॉज 3 है वो निवास के आधार पर भेदभाव, निवास के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है, के आधार पर भेदभाव, निवास के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है। लेकिन ये देखना है इस निवास के आधार पर जो भेदभाव, इससे संबंधित जो भी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद के पास में, यानी संसद है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र के किसी विशेष क्षेत्र को से संबंधित निवास के आधार पर विशेष उपबंध कर सकती है। तो ये हो गया अनुच्छेद 16(3) जो निवास के आधार पर भेदभाव की अनुमति देता है, और ये इससे संबंधित कानून है वो कानून कौन बना सकती है, इससे संबंधित जो भी कानून है उस कानून बनाने की शक्ति है वो किसके पास में, संसद के पास में। ये ध्यान रखना है, राज्य इसके बारे में कोई भी नहीं दे सकते। वर्तमान में भी यदि अपन देखें मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो बातें हो रही थी कि स्थानीय को नौकरी मिलेगी, ठीक है, बाहरी को नौकरी नहीं मिलेगी, तो ये जो प्रावधान जो भी है राज्य को ये अधिकार ही नहीं है कि ये वो निर्धारित करे कि भाई हम अपने राज्य के निवास के आधार पर भेदभाव कर सकते हैं। निवास से संबंधित जो भी बात है वो राज्य का ही भले, लेकिन उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्यों को नहीं है। उससे संबंधित कानून बनाने का आधार है वो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में है। तो ये हो गया अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3। अब बात करते हैं अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4। ये विशेष लंबा टॉपिक भी है। तो ये सामान्य सी बातों में यदि करें कि ये जो भी सरकारी सेवाओं में नौकरियों से संबंधित जो भी आरक्षण की व्यवस्था है ये अनुच्छेद 16 का प्रयोग करके दी जा रही है। कहने का मतलब है अनुच्छेद जो 16 है वो ये कह रहा है 16 का क्लॉज 4 कि राज्य है वो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो भी पिछड़े जो भी वर्ग है उन वर्गों को जिनका राज्य की राय में राज्य की नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। यानी यदि राज्य को लगता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनका
राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यहाँ ये सब ध्यान रखना, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो फिर राज्य उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये अनुच्छेद जो 16 है वो ये कराए, यानी सामाजिक व शैक्षणिक सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, पिछड़े वर्ग और जिनका राज्य की राय में पर्याप्त, राज्य की राय में सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो उनके लिए राज्य क्या कर सकता है, विशेष प्रावधान कर सकता है, विशेष प्रावधान की छूट दे रखी। अब प्यारे विद्यार्थियों ये दिख रहा है अनुच्छेद 15 में भी अपने ये पढ़ा था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा, अनुच्छेद 16 में भी अपन ये पढ़ रहे हैं कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े। अब सरकार ने ये कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो कौन सकता है, कैसे निर्धारित करें कि ये जो वर्ग है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 है, उसमें ये बात की गई है कि सामाजिक या जो पिछड़ा वर्ग है वो कौन होगा, उससे संबंधित राष्ट्रपति है वो एक आयोग गठित कर सकता है, ये ध्यान रखना है। यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, यानी पिछड़े वर्ग का निर्धारण अपन कैसे करेंगे, तो उसके लिए अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि वो इसके लिए एक आयोग गठित करे, क्या करें, आयोग गठित करे। और इस अनुच्छेद 340 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सबसे पहले 1953 काका कालेलकर आयोग बनाया। और इस काका कालेलकर आयोग को ये कहा कि भाई आप सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि जो पिछड़े हैं उनके लिए आप जातियों को आप वर्गीकरण करके दें। तो सबसे पहले जो पिछड़ा वर्ग आयोग 1953 में काका कालेलकर आयोग बना पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए, और इसने अपनी जो रिपोर्ट थी 1955 में दी, 1955। एक बात तो ये, इस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में 1979 जनता पार्टी की सरकार मोरारजी देसाई के समय 1979 में बीपी मंडल आयोग गठित किया गया पिछड़े वर्गों के निर्धारण के लिए, बीपी मंडल आयोग, जिसको अपन शॉर्ट में मंडल आयोग कह रहे हैं, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो 1979 में एक और पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने के लिए आयोग का गठन किया गया, बीपी मंडल आयोग। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में सौंपी। रिपोर्ट कब सौंपी? 1980 में। तब तक ये जो सरकार थी वो बदल गई, नई सरकार आ गई। इस रिपोर्ट पर भी विशेष तौर से 10 वर्षों तक कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। अब प्यारे विद्यार्थियों, 1990 में, 1990 यानी इसके 10 साल के बाद में 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने 1990 में वीपी सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर मंडल आयोग की ये वीपी सिंह सरकार, और इसने मंडल आयोग की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण दे दिया। 1990 में वीपी सिंह ने इस आयोग की सिफारिश को आधार मान करके ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान कर दिया। इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक और बदलाव आया 1991 में नरसिंह राव सरकार। इन नरसिंह राव सरकार ने आर्थिक पिछड़ों के आधार पर आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दे दिया। देखो यहाँ ये देना, अनुच्छेद 16(4) के क्लोज से संबंधित बातें हो रही है। यानी इसमें यह था कि पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सेवाओं में यदि पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है तो विशेष प्रावधान कर सकते हैं।
अब उसके लिए पिछड़ा वर्ग है क्या, इसका निर्धारण कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो बातें थी वो अनुच्छेद 340 में बात की गई है कि पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा, और इसलिए ये आयोग पहला गठित किया गया 1953 में, रिपोर्ट 55 में दी थी, कोई विशेष इस पर ध्यान नहीं दिया गया था। फिर 1979 में जनता पार्टी के समय वीपी मंडल आयोग गठित किया गया, उसने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी। सरकार चेंज हो गई, रिपोर्ट पर कोई विशेष तौर से ध्यान नहीं दिया गया। इनके बाद 10 वर्ष के बाद में 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को आधार मान करके ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया। फिर 1991 में नरसिंह राव की जो सरकार थी, इसने आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात की, यानी आरक्षण दे दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है, ये जो मामला है आरक्षण का मामला है, इस आरक्षण के मामले को कोर्ट में ले जाया गया। अभी अपन अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4 पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित बातें हैं। अब इस रिपोर्ट जो भी थे आरक्षण है, इस आरक्षण की बात को कोर्ट में ले जाया गया। इंदिरा साहनी बनाम बार्स, इंदिरा साहनी वर्सेस बार्स, 1992 के आसपास। ये जो आरक्षण था, इस आरक्षण के मुद्दे को जब कोर्ट में सुनवाई हुई तो कोर्ट ने इस इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का जो मामला यह वाद था, इस वाद में क्या क्या निर्णय दिया आरक्षण के संबंध में। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, इससे संबंधित प्रश्न भी आता है। तो एक तो बात ये की गई, ये जो ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है 27%, ये तो है वैध। कोर्ट ने एक बात ये की कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण है वो वैध है, क्योंकि संविधान में भी व्यवस्था थी कि आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण, आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनको आरक्षण दिया जा सकता है। एक तो बात है ये, यानी इसको इन्होंने वैध किया। दूसरी बात, जो आर्थिक रूप से जो आरक्षण की बात जो की जा रही थी, आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया था, आर्थिक आरक्षण, ये जो आर्थिक आरक्षण है जो था 10%, यह असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक। अब देखो, आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि ओबीसी का जो आरक्षण है वैध है, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है ये अवैध है, ये आधार क्या हो सकता है। तो कोर्ट जो भी काम करता है वो संविधान के अनुसार काम करता है। इसको तो वैध इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर संवैधानिक प्रावधान थे कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ था उस समय कि आर्थिक रूप से पिछड़े को आधार मान करके आप दे सकते हैं। जो पिछड़ेपन का जो आधार था वो संविधान में उस समय जो था उसमें यही था कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है उनके लिए विशेष तौर से प्रावधान किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो आर्थिक आरक्षण दिया गया था, इस आर्थिक आरक्षण का जो आधार था वो आर्थिक था, और संविधान में ये कोई भी बात कहीं पर भी नहीं लिखी हुई थी कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। इसलिए इसको इन्होंने क्या कर दिया, असंवैधानिक कोर्ट ने घोषित कर दिया। अब इस इंदिरा साहनी बनाम जो भारत संघ का वाद है, इसमें कोर्ट ने ये भी किया, जो आरक्षण है, आरक्षण की जो सीमा है, आरक्षण की जो सीमा है वो कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, 50% से अधिक नहीं, से अधिक नहीं। ये भी बात कोर्ट ने की। इसके साथ साथ में कोर्ट में ये भी कहा कि ये जो आरक्षण है, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, को आरक्षण नहीं। और एक बात और कही थी, पदोन्नति में भी आरक्षण नहीं। कहने का मतलब ये है कि मोटे मोटे तौर पर इस मामले में ये बात आई, ओबीसी का आरक्षण वैध, आर्थिक आरक्षण असंवैधानिक है। आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है वो 50% से अधिक नहीं हो सकती। क्रीमी लेयर और पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। अब देखो, अब सरकार के सामने समस्या आ गई, अब क्या किया जाए। ये तो ठीक है, अब सरकार ने धीरे धीरे इसी संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए। देखो, सरकार का जो कदम है इस निर्णय के, अब सरकार ने ये जो क्रीमी लेयर है
क्रीमी लेयर का निर्धारण करने के लिए क्रीमी लेयर की जो परिभाषा क्या हो सकती है, उसके निर्धारण के लिए सरकार ने 1993 में एक कमेटी गठित की, रामनंदन कमेटी क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए कि ये भी आ सकता है कि क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए कौन सी कमेटी गठित किया गया। तो सरकार ने क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए और इसके तहत जो भी उच्च पदाधिकारी है, ए श्रेणी के जो भी लोग हैं, उनको क्रीमी लेयर के रूप में परिभाषित किया गया था। तो ये एक छोटा सवाल आ सकता है कि क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। तो ये बात होगी। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सरकार ने इस पदोन्नति में आरक्षण की जो बात थी, बाद में इस पदोन्नति में आरक्षण दिया गया था, वो अपना अभी अनुच्छेद 16 का जो क्लोज 4 पढ़ रहे हैं, उस क्लोज 4 के भी 2 और खंड है। अनुच्छेद जो भी है 16, ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अनुच्छेद ये पूरा ही कर देते हैं, वापस शुरू करते हैं, वापस मतलब इससे आगे। अब अपन चल रहे थे अनुच्छेद 16(4) पर बात कर रहे थे। तो उसमें अपन बात कर ली कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हैं, उनको सरकारी सेवाओं में जो पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, उसके संबंध में विशेष आरक्षण की बात में छूट दी गई, राज्य ऐसा कर सकता है। फिर आरक्षण की बातों को अपन दिया था, मामला कोर्ट में गया, उसके बाद में कोर्ट ने जो जो निर्णय दिए उस पर अपन चर्चा की थी। अब देखो उसमें जो बात थी, एक तो था क्रीमी लेयर के संबंध में और दूसरा था पदोन्नति में आरक्षण। तो ये अनुच्छेद जो 16 है, इस अनुच्छेद 16 के भी एक और बाद में खंड जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4) क। अनुच्छेद 16(4) क। अब ये क्या कराए, इसको बाद में जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद 16(4) में आरक्षण की बात, यानी इसमें ये कराया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं, जो बात अनुच्छेद 16 ये जो 4 कह रहा है, उसमें ये था पिछड़े वर्गों के लिए। इसमें ये है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वर्ग जिनका सरकारी सेवा में पर्याप्त पद नहीं है, उनके लिए पदोन्नति और वरिष्ठता से संबंधित जो भी मामले उसमें आरक्षण या विशेष प्रावधान सरकार कर सकती है। तो इसमें ये पदोन्नति में आरक्षण, की व्यवस्था कर दी गई। ये जो बात है, क्योंकि सरकार ने न्यायालय ने दिया तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब सरकार ने क्या कदम उठाया, इसके लिए सरकार ने संविधान संशोधन किया, और वो संविधान का जो संशोधन था वो 77वां संविधान संशोधन 1995, क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब सरकार कोई भी काम कब कर सकती है, जब वो संवैधानिक प्रावधान करे। अब यदि संवैधानिक प्रावधान नहीं है और उसके बाद में भी यदि अपन पदोन्नति में आरक्षण देंगे, तो सीधी सी बात है, न्यायालय में जब भी मामला जाएगा तो न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर लेगा। इसलिए सरकार ने क्या किया, 77वां संविधान संशोधन किया, और 77वें संविधान संशोधन 1995 के द्वारा ये 16(4) का जोड़ करके पदोन्नति में आरक्षण की बात को शामिल करिए, यानी अब पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। और उसमें ये भी बात है कि पदोन्नति में आरक्षण या कोई भी पद है या फिर वरिष्ठता में आरक्षण, इससे संबंधित बात है। तो एक तो ये 16(4) का, एक तो ये पदोन्नति में आरक्षण की बात कर रहा है, और उसके साथ साथ में सरकार ने एक और संशोधन किया, 85वां संविधान संशोधन। 85वां जो संविधान संशोधन था, उस 85वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने ये जो संशोधन था 2001, इस 85वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने वरिष्ठता में आरक्षण की बात की, यानी पारिमाणिक वरिष्ठता। ये पदोन्नति में आरक्षण की बात कर रहा है, और ये बात कर रहा है पारिमाणिक वरिष्ठता। यानी पहले जो था पदोन्नति में आरक्षण था, अब उसके बाद में ये क्या कि वरिष्ठता में भी आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो ये आप शॉर्ट इसमें ये देखेंगे, अनुच्छेद जो 16 था, एक ये 77वां संविधान संशोधन 1995 के द्वारा जुड़ा, इसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई है। उसके साथ साथ में इसमें एक और बात जोड़ी गई थी 85वां संविधान संशोधन 2001 के द्वारा, और वो बात थी पारिमाणिक वरिष्ठता। ये वरिष्ठता की बात की गई थी, ठीक है, ये बात होगी। अब देखो अनुच्छेद जो 16 है, उस अनुच्छेद 16 का एक और भाग है अनुच्छेद 16(4) ख। अनुच्छेद जो 16(4) ख है वो भी बाद में जुड़ा गया था। ये करा है, इसमें ये बात की गई है बैकलॉग से संबंधित।
बैकलॉग से संबंधित बात की गई है। और बैकलॉग से संबंधित ये मतलब कोई भी जो भी वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जैसे कि माना कि इसको मैं समझाता हूँ। ये जो बैकलॉग का जो प्रावधान है इसमें ये था कि माना कि सरकार ने कोई भर्ती निकाली और 100 पद थे। अब उसमें से अपन ये मान लेते हैं अनुसूचित जाति के लिए माना कि 20 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 20 पद है, या अनुसूचित जनजाति के लिए माना कि 10 पद है। अब माना कि जो आपके लिए निर्धारित जो पद थे 20, उन पद को, उनमें से कुछ पद है वो छूट जाते हैं। जैसे माना कि आपके लिए निर्धारित 20 पद थे और भर्ती के द्वारा 15 पद ही भरे गए, 5 पद थे वो पिछली भर्ती में आपके लिए रिजर्व में थे, वो पूरे भरने के वो आप पहले से पड़े। अब क्या होता है, अगले वर्ष या अगली जो भी भर्ती आएगी उसमें माना कि और जैसे अगली और भर्ती आई 100 पद थे और उसमें से 20 पद आपके लिए रिजर्व थे। अब देखो 20 पद ये और पिछले जो 5 पद ये, तो 20 और ये 5 कितने हो गए, 25 पद ये आपके लिए रहेंगे। यानी जो पिछली जो भर्तियां हैं उस भर्तियों में यदि आपके वर्ग को जो आवंटित जो सीटें थी उसमें से वो पूरी नहीं भरी जाती है और वो पीछे उसको रिजर्व में रखा जाता है और अगली भर्ती में उसको साथ में जोड़ दिया जाता है। जैसे कि अपन बात की थी, यहाँ अपन लिया जैसे 100 पद निकले और सब 100 पद में से जैसे माना कि आपके लिए 20 पद या 10 पद आपके लिए रिजर्व में रहे और इनमें से यदि आपके कुछ पद भरे नहीं जाते हैं और वो शेष रह जाते हैं तो अगली भर्ती में उन पदों को और साथ में जोड़ दिया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं, बैकलॉग से संबंधित। और ये जो इसमें ये बात की गई है, यहाँ इस बैकलॉग में यदि जो आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से अधिक भी हो सकती है, वो इस पर आरक्षण वाली जो सीमा है वो इस पर लागू नहीं होगी। तो ये थोड़ा हार्ड था अनुच्छेद जो 16 है, इसको एक बार वापस देख लेते हैं। अनुच्छेद जो 16 का क्लॉज 4 है वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं है, उसके लिए विशेष प्रावधान की बात करता है। फिर अनुच्छेद जो 16 का क्लॉज 4 क है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों की बात कर रहा है और उसमें पदोन्नति में आरक्षण की बात जोड़ी गई। अनुच्छेद 16 का 4 क पदोन्नति में आरक्षण और पारिमाणिक वरिष्ठता की बात की गई है और ये 17 संविधान 1975 के द्वारा 95 के द्वारा जोड़ा गया था और ये बात जोड़ी गई थी 85 के द्वारा। उसके बाद अनुच्छेद 16 का जो खंड 4 का खंड ख है वो बैकलॉग से संबंधित बातों पर बात कर रहे हैं, उससे संबंधित जो भी है वो प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 16 का क्लॉज 4। अब देखो 5 पर बात करते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो गई है लेकिन किसी भी बात को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। एक बार हार्ड लगेगा, बार बार इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि वर्तमान प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रत्येक अनुच्छेद के प्रत्येक पार्ट को देखना। पहले तो अपन यही देखते थे कि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अब इसके खंडों को भी आपको देखना, खंड में भी उपखंड को भी देखना। जैसे 16 4 देखा था उसके भी उपखंड थे 16 4 क 16 4 ख, उसमें अलग अलग क्या बातें हैं। तो क्लास भले आपको हार्ड लगी होगी लेकिन इन सब बातों को इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्लास का कोई आपके लिए महत्व नहीं है, कोई भी महत्वपूर्ण जो तथ्य वो नहीं छूटे। तो इन सब को ध्यान में रखकर क्लास को थोड़ा लंबा किया है, हर चीज़ को इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये सब अपन शामिल कर रहे हैं। तो अनुच्छेद जो 16 का क्लॉज 5 है ये कह रहा है कि ये जो भी बातें हैं इन बातों को इस अनुच्छेद की कोई भी बात है वो अनुच्छेद की कोई जैसे धार्मिक व सांप्रदायिक कोई भी संस्था है, धार्मिक और सांप्रदायिक जो भी संस्था है उस संस्था में उस धर्म से संबंधित कोई पदाधिकारी या सदस्य इसके संबंध में यदि कोई विशेष प्रावधान किए जाते हैं तो इसके ऊपर कोई प्रतिबंध अनुच्छेद ये 16 की कोई बात इस पर लागू नहीं होगी। यानी किसी धार्मिक जो सांप्रदायिक संस्था है उसमें धार्मिक व्यक्ति या कोई भी सदस्य संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं, इसमें ये छूट दी गई है। ज़रूरी नहीं है करें लेकिन किए जा सकते हैं। इससे संबंध में इसके जो भी अन्य जो भी प्रावधान है वो इस पर लागू नहीं होंगे। तो इसमें ये अच्छी सी बात थी। अब अपन बात करते हैं अनुच्छेद 16 का क्लॉज 6। अब ये अनुच्छेद जो आपने अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 जोड़ा था, अनुच्छेद 15 का क्लॉज 6 और अनुच्छेद जो भी 16 है उसका क्लॉज 6 ये दोनों 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जुड़ गए थे। अब इसमें बात ये है, ये जो बात ये कर रहा है
कि अनुच्छेद जो भी 16 है, अनुच्छेद 16 के जो अन्य जो भी प्रावधान है उनके होते हुए उनके में वर्णित जो भी वर्ग है उन वर्गों को छोड़ करके जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसकी बात की गई। अनुच्छेद जो 15 था उसमें तो अपन ये पढ़ा था कि जो भी आरक्षण है वो शिक्षण संस्थानों में प्रवेश छूट से संबंधित जो भी बात थी वो उसमें थी। इसमें जो थे ये आर्थिक आधार पर ये जो भी आरक्षण की बात की गई है, यानी अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 6 है कि ये आर्थिक आधार पर जो भी है उसको 10% आरक्षण की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 16 के क्लॉज 6 में है, तो ये बाद में जुड़ा गया था। तो ये तो हो गया अनुच्छेद 16। अब देखो 17 और 18। अनुच्छेद जो भी 17 है ये बिल्कुल शॉर्ट है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा यानी भेदभाव की जो भी प्रथा है उसको समाप्त करता है और इसके माध्यम से इस जो अस्पृश्यता की जो प्रथा या छुआछूत की जो भी प्रथा है उसको ये दंडनीय अपराध घोषित करता है, अनुच्छेद 17। तो इसके बाद अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। इसमें इतनी सी बात है। अब अपन बात देखते हैं समानता का जो मौलिक अधिकार उसका अंतिम जो भी है ये है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, इसमें 4 क्लॉज है। इसके कितने क्लॉज है? 4 क्लॉज। अनुच्छेद जो भी ये अनुच्छेद 18 का जो क्लॉज 1 है वो ये कह रहा है कि शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़ करके राज्य किसी भी प्रकार की कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि उपाधि देने से जो समानता है वो भेदभाव होता है। तो शिक्षा व सेना के क्षेत्र को छोड़ करके उपाधि नहीं, पहली बात। दूसरा 18 का जो क्लॉज ये 2 है वो ये करा है कि भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से कोई नागरिक उपाधि नहीं लेगा, से उपाधि नहीं। इन भारत का नागरिक और विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। अनुच्छेद 18 का जो क्लॉज 3 है वो ये करा है राज्य के अधीन कोई भी व्यक्ति जो मतलब गैर नागरिक है, राज्य के अधीन किसी भी लाभ या विश्वास के पद पर कोई भी नियुक्त व्यक्ति जो नागरिक नहीं है मतलब गैर नागरिक है, वो यदि किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन कोई उपाधि प्राप्त करता है वो तो राष्ट्रपति से क्या करेगा? अनुमति लेगा। यानी ये लंबी बात शॉर्ट लिख देता हूँ। कोई विदेशी, अब यदि कोई भी विदेशी है या मैं शॉर्ट कर देता हूँ, राष्ट्रपति की अनुमति में यहाँ समझा देता हूँ पूरा। यानी कोई भी, इसमें ये लिखा हुआ है क्लॉज 3 में, कोई भी व्यक्ति जो मतलब गैर नागरिक है वो राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत है या विश्वास के पद पर कार्यरत है, तो वो यदि विदेशी राज्य से कोई नागरिकता ग्रहण करता है तो वो राष्ट्रपति से अनुमति के सिवाय ऐसा नहीं कर सकता है। और ये 4 ये कराया कोई व्यक्ति, अब यहाँ कोई व्यक्ति लिखा हुआ है, ना तो विदेशी की बात है ना व्यक्ति में सब आ जाएंगे। कोई भी व्यक्ति है और कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी विदेशी राज्य जो मतलब राज्य के किसी लाभ के पद या विश्वास के पद पर कार्यरत है और विदेशी राज्य से कोई पद, पुरस्कार या कोई भेंट ग्रहण करता है तो फिर वो राष्ट्रपति की अनुमति से तो ये 4 बात हुई। एक तो शिक्षा और सेना के क्षेत्र को छोड़कर के राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि राज्य भारत का कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। तीसरी बात है
कोई भी व्यक्ति जो गैर नागरिक है और जिसको अपन विदेशी कहेंगे, भारत के राज्य क्षेत्र का अधीन है और उसके लाभ के पद पर कार्यरत है तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो पद लेगा। और चौथा भाग ये कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से पद, पुरस्कार या भी कोई भेंट है वो राष्ट्रपति की अनुमति के सिवाय ग्रहण नहीं करेगा। तो आज की क्लास में अपने समानता के मौलिक अधिकार को पढ़ा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 पर। तो अगली क्लास में अपने नेक्स्ट स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर चर्चा करेंगे।